16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी मान लो या 16वीं शताब्दी के पश्चात कुछ पाश्चात्य देशों में पाश्चात्य देशों के संपर्क से हमारा भारत जीवन जुड़ा, भारतीय जुड़ गए। और जब पाश्चात्य संस्कृति से भारत जुड़ा और या भारतीय परंपरा जुड़ी या भारत के लोग जुड़े या भारत के लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहे थे, उस समय समाज में एक हलचल सी पैदा हुई। मुगल शासन के पतन के साथ शासन सूत्र अंग्रेजों के हाथ में चला गया। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के चलते भारतवर्ष में मध्यम वर्ग के विकास में अंग्रेजी शिक्षा के अतिरिक्त औद्योगिक विकास, शहरीकरण, अर्धविकसित पूंजीवादी व्यवस्था, व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, प्रेस संचार और यातायात के साधनों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहले क्या हुआ? औद्योगिक विकास। दूसरा, लोगों का शहरीकरण की ओर जाना, अर्ध विकसित पूंजीवादी व्यवस्था, व्यापार बढ़ गए, बैंकिंग प्रणाली बढ़ी, यातायात के साधन बढ़े, संचार के साधन मतलब टेक्निक भी बहुत आगे बढ़ गया। इनने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब से? 16वीं शताब्दी के बाद से। और देश की आज़ादी के साथ ही, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके साथ ही विभाजन और उसके 50 वर्षों में बहुगामी विकास और विकास के साथ साथ बढ़ता भ्रष्टाचार। स्वतंत्रता के पश्चात देश ने जितनी उन्नति की है, हमारे भारत देश जितना प्रगतिशील रहा, जितनी उन्नति की ओर आगे बढ़ा, आज वही देश भ्रष्टाचार में भी फंस गया। और भ्रष्टाचार ने क्या किया कि मध्यम वर्ग था, उसका असंतुलित विकास किया, जिसके कारण मध्यम वर्ग में स्पष्ट भेद दिखाई देने लगे। और जब 3 भेद हो गए स्पष्ट, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। एक समय था जब हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज पहले हम विदेशों को कच्चा माल भेजते थे, आज भी भेज रहे हैं, लेकिन बदले में हम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये पॉलिटिक्स का विषय है। अपन अपने विषय की ओर चलते हैं। मध्यम वर्ग की विशेषताएं। मध्यम वर्ग की क्या क्या विशेषताएं हैं? मुख्यतः ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मध्यम वर्ग बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का वर्ग है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े या छोटे छोटे पदों पर काम करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले अफसर कर्मचारी हों, प्रोफेसर हों, वकील हों, डॉक्टर हों, लेखक हों, आर्किटेक्ट हों, इंजीनियर हों, व्यापारी हों, इन सब का जो तबका है या ये सब जो आते हैं, पहले बता दिए, कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर, वकील, प्रिंसिपल, प्राचार्य, स्कूल टीचर, शिक्षक, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो भी हो, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम परिवार के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? आप इसको उच्च परिवार के अंतर्गत नहीं रखते। उच्च परिवार के लोग तो नौकरी करने क्यों आएंगे? उच्च परिवार तो नौकरी देता है, लेने के लिए नहीं आएगा। और निम्न परिवार ये काम नहीं करेगा, तो ये किसके अंतर्गत आया? मध्यम परिवार के अंतर्गत। इस वर्ग का जो चरित्र है, दूसरी विशेषता ये है इसकी कि इस वर्ग का चरित्र जो है वो अंतर विरोधी है, लचीला है,
ब्रिटिश शासन में उसकी नौकरशाही को चलाने वाले और उसका विरोध कर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बुद्धिजीवी इसी वर्ग में आए थे। जब ब्रिटिश शासन शुरू हुआ तो जो नौकरशाही को चलाने वाले थे या उसका विरोध करने वाले थे या आज़ादी की लड़ाई जिनने लड़ी बुद्धिजीवी वर्गों ने, वो सब किस में आए? मध्यम वर्ग में आए। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, महत्वाकांक्षाएं भी तो होती हैं जिसको हम स्वाभिमान भी कह सकते हैं, अपनी आकांक्षाएं भी कह सकते हैं। इसके चलते अपने से ऊपर वाले व्यक्ति का सम्मान और अपने से नीचे वाले व्यक्ति का, मध्यम वर्ग परिवार की एक अन्य विशेषता ये भी रही है कि बीच की खाई बन गई। सोचने, कहने और करने के बीच जो बीच की खाई बनी, वो दिखावे की जो भावना है। पत्नी अपने आप को आगे दिखाना चाहती है, पति अपने आप को दिखाना चाहती है, बेटा अपने आप को आगे रखना चाहता है, बेटियां अपने आप को आगे रखना चाहती हैं। जो दिखावे की भावना, आज दिखावे की भावना बहुत आगे बढ़ गई है। ये इसकी मध्यम परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कुछ नहीं है। अगर पर्दा खोलो तो खाली है, लेकिन जब तक पर्दा डला है जब तक तो शान है। ऐसे अनेक परिस्थितियों के चलते इस वर्ग के उदय के साथ साथ संयुक्त परिवार व्यवस्था टूट गई। नेक्स्ट विशेषता क्या है इसकी? मध्यम परिवार की कि संयुक्त जो परिवार व्यवस्था थी वो टूट गई। अब कोई भी महिला, कोई भी बेटियां और तो और आज माँ बाप की भी थिंकिंग बन गई है। वो भरे पूरे परिवार में अपनी बेटी देना पसंद नहीं करते हैं। और आज जनमानस जितना पढ़ता हुआ आगे चला जा रहा है तो बेटियों से सलाह ली जाती है। जब बेटियों से सलाह ली जाती है, पहले विवाह आदि के संबंध में बेटियों से कोई चर्चा नहीं की जाती थी। वर्तमानिक परिस्थितियां ऐसी उलझ गई हैं कि पहले बेटियों से सलाह ली जाती है तो बेटियां स्पष्ट रूप से अपने माँ बाप को संकेत कर देती हैं कि मैं संयुक्त परिवार में शादी नहीं करूँगी। एक बहुत अच्छा 1 मिनट का हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक मैडम हमारे पास आई और हमसे बोली, मैडम मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बहुत अच्छी बात है ये तो। बोले लेकिन शादी मुझे एकल परिवार में करनी है। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैडम एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हमारी बेटी की शादी हो तो उसकी सास ना हो, क्योंकि सास आजकल दुखी करती है, उसकी सास नहीं होना चाहिए। मैं स्तब्ध हो गई, मैं दुखी हो गई, मैं चुपचाप हो गई। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी आपका बेटा भी है शादी के लायक? बोले हाँ मेरे 2 बेटे हैं बहन जी, उनकी भी शादी करना। मैंने कहा ये बताइए, जब आपकी बेटी की शादी होगी और सामने वाला रिश्ता लेके आएगा और वो कहेगा कि बेटी की सास नहीं होना चाहिए, तब आप क्या करेंगे? आप भी तो किसी की सास बनेंगे। कम से कम आप लोगों को विचार करना होगा कि मैं किसी की माँ हूँ तो मैं किसी की सास हूँ। अपने बच्चों को ये संस्कार हमें देना होगा। मध्यम परिवार के लोगों को ये संस्कार बच्चों को देने होंगे कि बच्चों, अब ये घर आपका नहीं है। जिस घर में आपका विवाह हुआ है वो घर आपका है, उसे आपको संस्कारित करना पड़ेगा। लेकिन आज हमारा देश जो है वो संस्कार विहीन होता जा रहा है और संयुक्त परिवार छूटते जा रहा है। परिवार जो है वो छोटा होता जा रहा है, पति पत्नी केंद्रित हो जाता है। पति पत्नी केंद्रित का मतलब परिवार में सिर्फ पति पत्नी और उनका ही बच्चा रहेगा और कोई तीसरे को जगह नहीं होगी। अब हुआ क्या है, स्त्री भी शिक्षा में बहुत आगे बढ़ गई है। अब वो जब जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है, तो उसके अंदर स्वावलंबन की भावना आई। स्वावलंबन की भावना तो अच्छी है, और जब स्वावलंबन आई तो वो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर भी बढ़ गई। अब जब पुरुष से बढ़ाकर वो कमा रही है
घर के खर्चे चला रही है, घर के काम करती है, तो फिर वो किसी से दबना भी पसंद नहीं करती है। जब कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात थी, कंधे से कंधे मिलाकर काम करो, लेकिन ये बात अब वो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ गई है। अब उसे स्वच्छंद होना चाहिए था, लेकिन वो नारी स्वच्छंद नहीं है, अब वो स्वतंत्र हो गई है। अगर वो स्वच्छंद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो स्वतंत्र हो गई है, स्वतंत्रता की ओर बढ़ गई है। अब स्त्रियों के एक अन्य विशेषता मध्यम परिवार की है कि जब स्त्रियां घर से निकली हैं, बाहर जॉब के लिए निकली हैं, तो उनका पर पुरुषों से संपर्क बढ़ा है, और जब अन्य पुरुषों से संपर्क बढ़ा तो वो स्वच्छंद प्रेम संबंध स्थापित हुए, स्वच्छंद प्रेम संबंधों को बढ़ावा मिल गया। तो जहाँ स्वच्छंद प्रेम संबंध हुए, वहाँ घर में पति पत्नी में टकराव उत्पन्न होने लगे, है ना। मध्यम वर्ग की और भी अन्य विशेषताएं हैं। पुरुष के परंपरागत संस्कारों और स्त्री के नवअर्जित स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण अहम का टकराव शुरू हो गया। नेक्स्ट विशेषता क्या है? अहम का टकराव, ईगो आ गया। ना पति पत्नी के सामने झुकना चाहता है, ना पत्नी पति के सामने झुकना चाहती है। दो और परोस इस जो मोहन राकेश नाटक का आप देखेंगे, इसमें यही विडंबना है। जो महेंद्र नाथ की पत्नी है सावित्री, वो अन्य पुरुष यानी अपने बॉस से, सिंघानिया से प्रेम कर बैठी है, और इधर जो पति है वो कुछ कमाता नहीं है, तो वो स्वच्छंद हो गई है। अब वो सारी सलाह जो घर की है, पारिवारिक सलाह जो है, वो अपने बॉस सिंघानिया से लेती है। अब ये नाटक जो लिखा है मोहन राकेश जी ने, वो वास्तव में आज की वास्तविक परिस्थितियों को देखकर लिखा है कि वास्तविक परिस्थितियां कितनी आगे बढ़ गई, हमारी वास्तविक परिस्थितियां कितनी दयनीय हो गई हैं, उसको लेकर लिखा है। तो निश्चित रूप से आज ये स्वतंत्र प्रेम संबंध हो गए, अहम का टकराव शुरू हो गया है। नेक्स्ट है कि स्त्री पुरुषों संबंधों में संघर्ष, और जब संघर्ष हुआ तो नैतिकता के मानदंड गिर गए, चारित्रिक पतन हो गया। जब दोनों के संबंध में बहुत अधिक, और आप आज वर्तमान में देख रहे हो कि आज लोग क्या करते हैं बताइए आप, लव मैरिज शादी भी करते हैं और साल 2 साल में डाइवोर्स भी हो जाता है, मुश्किल से साल 2 साल रखते हैं और डाइवोर्स भी हो जाता है। फिर एकल जीवन व्यतीत करने करते हैं, सारी जिंदगी खराब कर लेते थे। पहले आपने देखा, स्वतंत्रता के पहले आप कोई रिकॉर्ड उठा के देखो तो कोई एकाध ऐसा केस मिलता होगा जिसमें आपने देखा होगा ये डाइवोर्स केस है या ये प्रेम प्रसंग का केस है। बहुत कम, एकाध % कोई देखने में आता हो जो चरित्र से गिरा हुआ हो, चरित्रहीन ही हो, वह ये काम करता था। अन्यथा लेकिन वर्तमान में स्वतंत्रता के पश्चात इसमें बहुत अधिक बढ़ावा मिला हुआ है। विवाह संस्थाओं में दरारें, और आज बच्चियों की क्या मानसिकता बन गई है, हम विवाह तब करेंगे जब अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, और जब अब अपने पैर पर खड़ती हैं, अपने कैरियर बनाते बनाते उनकी एज 30-35 हो जाती है। जब इतनी अधिक एज हो जाती है तो वो दूसरे के घर में जाकर समायोजन नहीं कर पाती हैं, जबकि सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी हमारी जो एज निर्धारित की है वो लड़कियों की 18 वर्ष और पुरुषों की, है ना, महिलाओं की 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष। बहुत से बहुत, हम नहीं कह रहे 18 वर्ष में शादी हो, लेकिन लड़कियों की शादी, गर्ल्स की शादी ज़्यादा से ज़्यादा 23, 24, 25 के बीच हो जाना चाहिए। परंतु आज सब कैरियर की ओर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं कैरियर? और जब अपना कैरियर बना लेते हैं तो वह किसी के साथ समायोजन करना नहीं चाहते हैं। तो ये भी एक मध्यम परिवार की बहुत बड़ी विडंबना है। नेक्स्ट है परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन। ये भी बहुत सही बात है, परंपरागत मूल्यों में भी बहुत परिवर्तन आया। जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे कल्चर थे, जो हमारी संस्कृति थी, हमारी समाज की जो संस्कृति थी, हमारी जो समाज की परंपराएं थी, हमारी पारिवारिक जो परंपराएं थी, वो सब विध्वंस हो गई। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया।
तो इसमें भी बहुत बदलाव आया है। नेक्स्ट है 6 से लेके 7वें दशक में, 6वें 7वें दशक तक हमारी जो जनता है, हमारी जो समाज है, वो सब कहाँ भाग रही है? महानगरों की ओर भाग रही है। कस्बों और ग्रामों की ओर, ग्रामों को छोड़कर, कस्बों को छोड़कर शहरों की ओर फैल रही है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, इतने सारे पॉइंट हमने देखे हैं कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी यदि हम देखें तो हमारा मध्यम वर्गीय जो समाज है वो बिल्कुल अघन्य है, नगण्य है, पूर्ण रूप से असंतुष्ट है, अनिश्चित है और आत्म प्रदर्शनकारी, आत्म प्रशंसा, वो सिर्फ अपनी प्रशंसा में लिखा हुआ है। आज किसी भी व्यक्ति को दूसरे की प्रशंसा पसंद नहीं आ रही है। आत्म प्रशंसी, मैंने जो किया वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, दूसरा जो कर रहा है वो सारा गलत है। आज जो आत्म प्रशंसा की भावना आई, जो चिड़चिड़ापन आ गया है, जो कि पहले एक व्यवस्था थी, पुरुष कमाता था और परिवार बैठे, हालांकि पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी, फिर भी पुरुष कमाता था और महिलाएं घर का काम संभालती थी, बच्चों को संभालती थी। आज ये स्थिति नहीं है, आज दोनों कमा रहे हैं, दोनों कमा रहे तो फिर खर्चे भी उतने हैं, है ना, स्टैंडर्ड भी उतना है। तो ये सब स्थितियों को देखकर दंपति में चिड़चिड़ापन भी आ गया है। अब दंपति के अंदर वात्सल्य की भावना नहीं बची है, उनके अंदर निराशा की भावना भी हो गए है, मूल्यहीन भी हो गए हैं और वो साथ साथ कुंठित भी हो रहे हैं। ये बहुत सारी विशेषताएं हमने आपको जो बताई हैं वो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की विशेषताएं हैं। अब इसके आगे हम अगले पॉइंट पर चलेंगे कि हमारी कौन सी विशेषता हो। अब तीसरा पॉइंट है अपना मध्यम वर्गीय और आधु अधूरे नाटक के कथ्य। जो मोहन राकेश जी का नाटक है आधा अधूरा, उसमें जो कथानक हैं उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से कथानक हैं, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी पारिवारिक स्थिति क्या थी, उनका रहन सहन कैसा था, उनका व्यवहार कैसा था, उनकी सत्संगति कैसी थी और बाद में कैसे वो सब विसंगतियों में बदल जाता है। एक एक कथानक के बीच में हम अगर चर्चा करेंगे अभी आपके साथ। तो सबसे पहली बात है कि आज से 1.5 से 2 दशक पहले की बात है। एक बहुत बड़ा व्यापारी परिवार था जिसके घर में एक जो उच्च परिवार होता है या उच्च मध्य परिवार कह लें, उच्च वर्ग, उच्च मध्यम परिवार की बात कर लें हम, तो जिसके घर में सोफ़ा है, बेड है, डाइनिंग है, ड्रेसिंग है ना, जो पुराने ज़माने में चीज़ें चलती थी वो सब कुछ है। और उसमें एक पुरुष महेंद्र नाथ जी हैं जो इस नाटक के नायक हैं और उनका एक मित्र है जुनेजा। क्या नाम है उसका? जुनेजा। उनका बहुत जिगरी दोस्त है। किसका? महेंद्र नाथ जी का। दोनों आपस में मिल के रहते हैं और कहते हैं ना, कभी कभी अपन ने आज भी देख रहा है ये विसंगति कि ये जब बालक वयस्क होता है या बालक जब बड़ा हो जाता है तो वो किसकी बात मानता है? अपने मित्र की बात मानता है। और किसी की बात मानने को जितना विश्वास उसको अपने बाल्यावस्था की छोड़ दो, शैशवावस्था की छोड़ दो, लेकिन जब वो किशोरावस्था में आता है, वयस्क अवस्था में आता है, तो जितनी बात उसको अपने मित्र पर विश्वास होती है, जितनी बात वो अपने मन की मित्र से शेयर करता है, उतनी बात वो किसी से शेयर नहीं करता। इतना विश्वास तो उसको अपने माँ बाप से भी नहीं रहता, इतना विश्वास तो उसको अपनी पत्नी से भी नहीं रहता, इतना विश्वास उसको अपने बच्चों से भी नहीं रहता जितना इस वयस्क एज में अब विश्वास उसको अपने मित्र से रहता है। तो इस नाटक में जो महेंद्र जी है मुख्य नायक, उनका एक मित्र है जुनेजा, और जुनेजा पे महेंद्र जी का
बहुत अधिक विश्वास है, बहुत अधिक विश्वास है। अब जुनेजा और महेंद्र जी ने मिलकर पहले एक प्रेस लगाई और प्रिंटिंग प्रेस, और फिर एक फैक्ट्री लगाई। जब जब इन्होंने मिलकर एक फैक्ट्री लगाई, काम अच्छा था, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। जब 400 रुपये का मकान था किराए का, टैक्सियों में आना जाना होता था, है ना। 400 रुपये का एक मकान खरीदा, किराए का लिया, फिर टैक्सियों से आना जाना होता था। फ्रिज भी था, लेकिन फ्रिज उन्होंने किस्तों पर लिया। उस समय इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि अपने पैसों से एक फ्रिज खरीद सकें, तो इन्होंने फ्रिज एक किस्तों में एक फ्रिज लिया अपने लड़के। और जो उनके बच्चे थे, जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो बच्चों की जो फीस भरी जाती थी कॉन्वेंट स्कूलों की, वो भी कॉन्वेंट स्कूलों की फ़ीसें भरना, वो भी इनको करना पड़ता था। जो महेंद्र जुनेजा ने फैक्ट्री लगाई, दोनों मिलकर इस काम को भी करते थे। घर में शराब भी आती थी, ड्रिंकर भी हो गए थे, और पति पत्नी सभी बच्चे शिक्षित थे। आर्थिक स्थिति अच्छी है, समाज में प्रतिष्ठा है। स्पष्ट है, जब समाज में प्रतिष्ठा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हों, घर में सारा डेकोरेशन हो, भली किराए का है, लेकिन क्या हुआ, आज सर्विस में लोग जाते हैं तो बाहर किराए का नहीं लेते। इसका मतलब ये थोड़ी कह सकते कि वो निम्न वर्गीय तबका का है। तो हम इस स्थिति को देख के कह सकते हैं कि वो उच्च मध्यम वर्ग परिवार है, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार है। लेकिन इसी बीच क्या होता, देखिए, किस्मत का साया जब टूटता है, जब परिवेश बदलता है, प्रेस बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, महेंद्र नाथ जी थे वो कर्जदार हो गए। जब आप समझ सकते हो ना, जब किसी की फैक्ट्री बंद हो जाए, अचानक काम नहीं चला, क्योंकि प्रॉपर काम पर ध्यान ही नहीं दिया, और जब ध्यान नहीं दिया, घर में शराब आ रही, निकम्मे हो गए, सब लोग काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तो एक दिन ऐसा आया कि वो फैक्ट्री बंद हो गई। जब फैक्ट्री बंद हो गई तो वो बेरोजगार हो गए, निकम्मे हो गए, बेटों ने पढ़ाई छोड़ दी, और फिर महेंद्र जी ने नौकरी भी छोड़ दी। अब क्या हुआ, महेंद्र जी के 3 बच्चे हैं, पहले भी बता चुके हम, है ना। उनका अशोक नाम का जो बेटा है, उसने भी नौकरी छोड़ दी। अब जो बेटी है, अब आप समझ सकते, जब घर में ऐसी स्थिति होती है तो एक तनावग्रस्त स्थिति हो जाती है, बहुत ही तनाव हो जाते हैं। ऐसे परिवार के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन आज के समय में समायोजन कौन करे। तो जब ऐसी स्थिति हो गई तो बड़ी बेटी ने क्या किया, घर से भागकर माँ के प्रेमी से चुपचाप शादी करी। किससे शादी करी, जो उनकी माँ थी उसका जो प्रेमी था, उससे शादी कर दी। अब देखिए, अब कितनी बड़ी बात, शादी भी करने गई तो किससे करने गई, माँ के प्रेमी से। माँ के प्रेमी से चुपचाप शादी कर ली। और छोटी बेटी जो है वो जैसे तैसे पढ़ रही है, और प्रतिदिन कुंठित भी हो रही है, उदास भी है, लेकिन वो उदंड भी होती जाती है, क्योंकि अब वही बची, ना तो वो इस एज में है कि शादी कर सकती है, ना भी वो नौकरी कर रही है, अभी पढ़ ही रही है, लेकिन प्रॉपर जब उसका खर्चा नहीं दिया जा रहा, फीस नहीं दी जा रही, आधी आधी पढ़ तो रही है, तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कैसी होती जा रही है, उदंड होती जा रही है। स्त्री बेहतर जिंदगी के लिए, अब स्त्री क्या करती है, किसकी, महेंद्र नाथ की जो पत्नी है सावित्री जी, वो स्त्री क्या करती है, अपनी बेहतर जिंदगी के लिए किसी दूसरे पुरुष की तलाश में रहती है, पर पुरुष की तलाश में रहती है, और वो भटकते भटकते, यही होता है घरों में, बिल्कुल यही होता है, जहाँ पुरुष निकम्मे हो जाते हैं, महिला का पैर बाहर हो जाता है। और यही कहानी में बताया गया है, ये कहानी यथार्थ चित्रण है, आप इसको पढ़ना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना, समझना। आज हमारे परिवारों में भी यही हो रहा है, ये कहानी नहीं है, ये नाटक नहीं है, संवाद नहीं है, वास्तविक स्थिति है। आज हमारे घरों में भी यही हो रहा है, हमारे परिवारों में भी यही विघटन की स्थिति है। और वहाँ से भटकते भटकते, नौकरी करते हुए बामुश्किल वो अपने घर की गाड़ी खींच रही है। कौन, सावित्री। किसकी पत्नी है, महेंद्र सिंह की। क्यों वो घर की गाड़ी खींच रही है, क्योंकि फैक्ट्री बिक गई है, प्रेस बिक गई है, बंद हो गई है,
अब पति ने भी नौकरी छोड़ दी, बेटे ने भी नौकरी छोड़ दी, बेटी ने खुद के प्रेमी से जाके भाग के विवाह कर लिया। अब घर की स्थितियां तो बड़ी, देखो कितने कम सदस्य घर में, लेकिन घर की परिस्थितियां कैसी हो गई, विपरीत होती चली गई। अब तनाव से, बड़े संघर्षों के साथ वो घर की गाड़ी को खींच रही है। आज घर में जो स्टैंडर्ड था, जो सोफ़ा सेट था, जो कबर्ड थे, जो डाइनिंग थी, ड्रेसिंग थी, जितना भी स्टैंडर्ड घर में जमाया था, जो फ्रिज था, कूलर था, आदि आदि सब टूटा उटा पड़ा है, सब टूट चुका है। कोई उसकी केयर नहीं कर रहा है, किसी को उससे मतलब नहीं है, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है। पर्दे हैं घर के, मेज पोश हैं घर के, फटे सिले कपड़े हैं, सब फट गए, कोई उनको सिलने को तैयार नहीं है। घर के जितने भी सदस्य हैं सब में असंतोष, कोई भी संतोष नहीं है, वो सब में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। क्यों हो गई बताओ बच्चों, क्यों हो गई तनाव की स्थिति? जब घर का मुखिया ही बेकार हो जाए, जब घर की स्थिति ऐसी हो जाए, घर का मुखिया ही निकम्मा हो जाए, तो घर में कैसी स्थिति हो जाती है, तनाव की स्थिति। तो उस घर में भी कैसी स्थिति हो गई, तनाव की स्थिति हो गई, घुटन की स्थिति हो गई। सब घुट रहे हैं, सब एक दूसरे को फूटी आंखों से नहीं देख रहे। कौन? पारिवारिक सदस्य भाई बहनों को फूटी आंखों नहीं देख रहा है, बहन भाई को नहीं देख रहा है, पति पत्नी को नहीं देख रहा है। सबके अंदर एक घुटन है और एक संघर्ष की स्थिति है। स्पष्ट है कि अब यह एक निम्न मध्यम परिवार का घर है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। अभी हमने क्या बताया था, उच्च मध्यम परिवार, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार अभी बताया था। ये सारे शान शौकत हैं उनके, सारी चीज़ें हैं, वेल मेंटेन हैं, वो नौकरी भी कर रहा, फैक्ट्री भी चला रहा, प्रेस भी चला रहा है, बेटा भी काम कर रहा है। जब वो किस स्थिति में था, किस पोजीशन में था, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार। और जब ये सारा का सारा तहस नहस हो गया तो वो किस परिवार में आ गया, किस स्तर पर आ गया, निम्न मध्यम परिवार स्तर का घर है, जिसमें विघटित होने में देर नहीं लगी। यह एक जीवंत चित्रण है। घर की तलाश भी एक नाटक राकेश जी ने लिखा है। उनका नाटक जो है राकेश जी का, उन सब का मुख्य उद्देश्य है, उन्होंने जितना जोर, घर की तलाश भी लिखा और भी नाटक उन्होंने लिखे, लेकिन जितना जोर उन्होंने आधे अधूरे नाटकों के टूटते संबंधों पर दिया है, बिखरते परिवार पर दिया है। बिखरते परिवार का जो उन्होंने चित्रण किया है, और जो बिखरते परिवार को एक नए घर की तलाश है, एक नए खुशी की तलाश है, वो इस नाटक में विस्तृत बताया गया है। अब अपन आगे चलते हैं। आधे अधूरे समाज की जो अभिशप्त जिंदगी है, ये प्रमाणिक दस्तावेज है। जो आधा अधूरी कहानी है, आधा अधूरा नाटक जो है, ये कहानी पूरी की पूरी एक अभिशप्त जिंदगी की कहानी हो गई है। जैसे एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी अपना जाला स्वयं बुनती है, स्वयं बुनती है, और फिर धीरे 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 वो उस जाल में फंस जाती है। और जब वो जाल में फंस जाती है तो क्या करती है, जाल में फंसकर खुद ही बुनती है और खुद ही उस जाल में फंसकर मर जाती है। उसी तरह से ये मध्यम वर्ग परिवार की कहानी है। धीरे धीरे हम जाल को बुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और फिर उसमें फंसते हुए चले जाते हैं, और फंसकर अपने पारिवारिक संबंधों को सहज ही ख़त्म कर देते हैं। बट हमें ये करना चाहिए कि अपने पारिवारिक संबंधों को ख़त्म नहीं करना है। अपनी आत्मीयता, अपनी भावात्मक सुरक्षा और आत्मिक शांति को हमने पूरी तरह से खो दिया है। इस नाटक के माध्यम से बता रहे, आज भी मध्यम परिवार में जो हो रहा है
कि आत्मिक शांति पूरी तरह खो दी है। शांति तो है ही नहीं। हाय काम, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय काम, हाय काम, पूरी शांति खो दी। सांसारिक अर्थ के चक्कर में जीवन का मूल्य पूर्ण रूप से खो दिया। सांसारिक अर्थ समझ रहे हो? हम अपनी उन्नति के चक्कर में, हम अपने हाय हाय के चक्कर में, हम पैसों के चक्कर में, हम अपने सम्मान के चक्कर में, जितने अपनी घर की सुख सुविधाओं की भौतिक चकाचौंध में, घर की सुख सुविधाओं के चक्कर में आज हमने अपने आप को इतना फंसा दिया है कि हमने अपनी आत्मिक संतृप्ति को खो दिया है। हमारे जीवन का जो मूल अर्थ है वह पूरी तरह से खो गया है। मोहन राकेश जी ने अपने नाटक का जो अर्थ बनाया, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, अधूरे का मतलब होता है इनकम्प्लीट। अधूरे का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट। और आधे का मतलब होता है हाफ। यह आज की सामान्य वर्ग से संबंधित है। अधूरा यानी इनकम्प्लीट और आधा यानी हाफ। मतलब ना तो हम कंप्लीट हैं और ना ही पूरे हैं। तो इसका वास्तविक जो अर्थ इन्होंने निकाला है वो आज सामान्य वर्ग से निकाला है कि वह अपने आप में आधा भी है मनुष्य, और परिवार, मनुष्य की बात ना करें, पूरे परिवार की बात करें या मनुष्य की बात कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो आधा भी है और अधूरा भी है। यह एक आधा अधूरा जो नाटक लिखा गया है, इस शहर के एक मध्यम परिवार की कहानी है जिसकी परिस्थितियां निचले वर्ग की ओर धकेलती जा रही है। जो घर की परिस्थितियां बढ़ रही हैं वो कहाँ चली जा रही हैं? निचली होती जा रही है, नीची की ओर चली जा रही हैं। जितनी भी परिस्थिति हैं, आज का सामान्य वर्ग जो है वो भी अधूरा हो गया, वो भी आधा हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्तियों का जो जोश है, जो पराजय है, जो इच्छाएं हैं, जो संघर्ष है, जो स्थिति है, वो किसी के साथ रहने की कोशिश नहीं कर रहे। उनके हाथ फिसलते जा रहे हैं। कोई किसी के साथ, सब एक दूसरे को दिखावे करने की कोशिश कर रहा है, सब एक दूसरे को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई किसी के साथ रहने का भाव संयोग नहीं रहा। किसी के पास कोई भाव नहीं है कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे पारिवारिक जिंदगी नहीं। आज की जो विघटन स्थिति हो गई है बिल्कुल सेम आधे अधूरे नाटक की, कि सब एक दूसरे से अलग होना चाह रहा है, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाह रहा है। बड़ी फिसलन की स्थिति हो गई है। विडम्बना यह है कि आधे अधूरे होने के बावजूद भी, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि आधा अधूरापन भी किसी को पसंद नहीं है। कोई भी इस चीज़ को पसंद, आधा अधूरा बचा है उसको वो भी पसंद नहीं है, वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। पति पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं है, संतुलन नहीं है, समीकरण नहीं है, और समीकरण की कोई संभावना भी नहीं है। आपस में समीकरण बनाने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे के परस्पर विरोधी हो गए हैं, एक दूसरे के साथ फाड़ खाएं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार भी हो गए। ये स्थिति आज बन गई है, विडंबनापूर्ण स्थिति हो गई है। मोहन राकेश ने नाटक, कितने पुराना नाटक है, कब लिखा, 19 में, लेकिन आज हम वर्तमान में जो स्थिति देख रहे हैं वो पूरी साक्षात नजर आ रही है। इस विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ये जो है विडंबनापूर्ण जो स्थिति है देश की हमारे, ये जो परिवार है ये विघटन की हो रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये अलग नहीं हो सकते हैं। इस नाटक के जो निर्देशक हैं, अभिनेता हैं ओम शिवपुरी जी, उन्होंने आधे अधूरे के कथ्य पर जो कथानक है उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि एक दूसरे स्तर पर ये नाट्य कृति, एक दूसरे स्तर पर ये नाट्य कृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य
दुखी है, हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है, घर में त्राही त्राही हो गई है, त्रासदायक हो गया है। हवा में भी ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ये जहरीले हो गए, एक दूसरे का अपमान करने के लिए तुले हुए हैं, एक दूसरे को ये मारना चाह रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है। इस नाटक को पढ़ के एक मार्मिक पीड़ा आई है अंदर से, कि देखिए घर की दयनीय स्थिति होती है। बड़ी की लड़की जो है उनकी, वो अपनी माँ का प्रेमी मनोज उसको अपना हमदर्द समझ बैठी है और उसके साथ घर से बाहर निकल पाई है। उनका जो बेटा है अशोक, उसकी भी नौकरी चली गई। अब वो क्या कर रहा है, पत्र पत्रिकाओं से रंगीन तस्वीरें निकाल रहा है, तस्वीर काटता है, उन गंदी पिक्चरों को देखता है और वह भी यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा वो मंथन करता रहता है। ऐसी उसकी सोच बन चुकी है। अपने पिता के मन में उसके प्रति करुणा है, अपने पिता के प्रति उसके मन में करुणा है। पिता को तो वो ठीक देखता है, लेकिन अपनी माँ को वो बड़ा आक्रोश दृष्टि से देखता है। क्यों? अगर आपके सामने एक प्रश्न आ जाए कि आधे अधूरे नाटक में जो महेंद्र कुमार जी का बेटा है अशोक, वो अपनी माँ को आक्रोश दृष्टि से क्यों देखता है, तो आप बता सकोगे क्यों देखता है? क्योंकि माँ जो है, पिताजी का दोस्त जुनेजा, वो अपने जुनेजा से सलाह लेता है, और माँ किससे प्यार कर बैठी हैं? सिंघानिया जी से। पहले मनोज से करती थी, अब खुद की बेटी मनोज के साथ भाग गई है। घर की स्थिति भी इतनी विपरीत हो गई है कि वह बेटा को अपनी माँ के प्रति एक नफरत की ज्वाला भर गई, एक आक्रोश की स्थिति भर गई है, और बड़ी बहन पर उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। 1% भी वो उसे विश्वास नहीं करता है। अब तो वो क्या ढूंढ रहा है? कौन? बेटा, घर से निकलने का जरिया। अब वो सोचता है कि मैं घर से कैसे भाग पाऊँ, कैसे जाऊँ यहाँ से, और यहाँ से निकल सके, और पिता के लिए करुणा की स्थिति बनाए रखे है वो क्यों, और बड़ी बहन से घृणा की स्थिति हो गई। यही स्थिति उसकी परिवार के दूसरे सदस्यों की है। हर एक सदस्य अपने अधूरेपन का प्रहार दूसरे सदस्य के साथ कर रहा है। आप देखिए, ना तो बेटे की जिंदगी व्यवस्थित है, ना बेटियों की जिंदगी व्यवस्थित है, ना पिताजी की जिंदगी व्यवस्थित है, ना माँ की जिंदगी व्यवस्थित है। सारा परिवार अधूरा है। तो वो कहते हैं, ओमपुरी ने जो लिखा है, ओम शिवपुरी जी ने, उन्होंने बताया है कि सब अपने अधूरेपन का जो प्रहार है वो एक दूसरे पर कर रहे हैं। इस प्रकार परिवार का जो हर सदस्य है वो असंतुष्ट है। कोई किसी के भविष्य का इंतजार कर रहा है, जिसका दूर दूर तक कोई पता ही नहीं है। इस पहलू पर शिवपुरी जी ने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, और शिवपुरी जी कहते हैं कि एक अन्य स्तर पर अगर हम देखें तो यह नाटक जो है, या यह जो रचना है, वो मानवीय संतोष के अधूरेपन को रेखांकित करती है। बिल्कुल सही, क्योंकि मानवीय संतोष है ही नहीं, किसी के अंदर कोई संतोष की भावना नहीं है। जिंदगी में जो कुछ बहुत चाहते हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर आदमी की ख्वाहिशें हैं, हर इंसान की ख्वाहिशें हैं, सपने बड़े बड़े देख रहा है लेकिन करना नहीं चाहता है। यही स्थिति आज के मध्यम वर्गीय परिवार की है। मध्यम वर्ग के इसी नाटक को नाम दिया है आधे अधूरे नाटक। समझ गए ना बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री पुरुष संबंध विश्लेषण। स्त्री पुरुषों के बीच में क्या संबंध है? जो मोहन राकेश जी ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, उसमें स्त्री और पुरुष के संबंध में जो आपसी संबंध की चर्चा की है, तो क्या कहते हैं राकेश जी कि आज
मध्यम वर्गीय परिवार जो है इसमें घुन लग गया है। घुन समझते हो? जैसे गेहूं के कुछ दाने खराब हों और गेहूं के एक साथ कट्टे में रख दिए जाएं तो सारा गेहूं खराब हो जाता है। हो जाता है कि जैसे लकड़ी के किसी एक चीज़ में दीमक लग गई तो फिर सारा फर्नीचर खराब होता था यदि उसका इलाज ना किया गया। वैसे ही अगर शुरुआत में जो हरकत हुई है अगर उस पर विचार ना किया जाए तो पूरे परिवार में घुन लग जाती है। वैसे ही राकेश जी ने कहा कि आज के समय मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनमें घुन लग चुकी है। उनके जीवन में स्त्री पुरुष संबंधों में एक विडंबना है, एक अच्छे संबंध उनके बीच में नहीं है, एक प्रेयसी के संबंध उनके नहीं है। बहुत सारी उनके बीच में विषमताएं आ गई, बहुत सारी उनके बीच में त्रासदी आ गई, जो राकेश मोहन जी ने अपने नाटक में इसका विवेचन किया है, अपने नाटक में इसका विवेचन किया, विश्लेषण भी किया है। कालिदास से लेकर नंद और महेंद्र राज से लेकर जितने भी नाटक लिखे गए हैं सारे नाटकों में रोचक तो है लेकिन एक छटपटाहट भी है। रोचक पूर्ण तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, छटपटाहट भी है। एक छटपटाहट के साथ साथ वो एक अधूरे मान्यताओं से भरे पड़े हैं। नर और नारी के संबंधों के जटिल इतिहास को उन्होंने फिर से दोहराया है। आधे अधूरे कहानी में या आधे अधूरे नाटक में पहली बार उन्होंने इस काव्य को समकालीन काव्य, अच्छा परिवेश, चरित्रों और जीवन को आज की जीवंत भाषा में प्रयुक्त किया है। लेकिन आज ये नाटक, आज इस नाटक में स्त्री पुरुषों के बीच लगाव के साथ अलगाव, लगाव के साथ अलगाव, प्रेम के साथ घृणा, संलग्नता के साथ विवशता, विवश हो गए, रिश्ते तार तार हो गए, क्रूरता आ गई है ना, अपनापन की जगह परायापन, सारे रिश्ते दूर हो गए, सभी एक प्रमाणिक दस्तावेज हो गए। आज ये विघटन की जो स्थिति है, पारिवारिक विघटन से सामाजिक मूल्यों में भी गिरावट आई है, सामाजिक मूल्य भी गिरते हुए चले जा रहे हैं। अर्थ और काम संबंधी विकृतियों में 4 प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन व्यक्तियों ने अर्थ और काम, इन 2 चीजों को पकड़ लिया है। आज व्यक्ति अर्थ की तरफ भाग रहा है, धन की तरफ भाग रहा है, और आज व्यक्ति काम की तरफ भाग रहा है, संभोग की तरफ भाग रहा है। ये ऐसी विकृतियां पैदा हो गई हैं समाज के अंदर, ऐसे विघटन पैदा हो गए हैं तो वो इस गंदे जाल में, इस विकृति के भंवर में फंसता हुआ चला जा रहा है। आधे अधूरे को नाटक में ये कुंठित चरित्र एक परिवार के बहाने से, एक आधे अधूरे नाटक में ये जो कुंठित चरित्र हैं, जो व्यक्ति हैं, कुंठित व्यक्ति हैं, इन्हें एक परिवार के बहाने से एक मध्यम वर्गीय परिवार का चित्र प्रस्तुत किया है। हालांकि राकेश जी के नाटकों का जो दायरा है बेशक बहुत छोटा है, बहुत बड़े नाटक उन्होंने नहीं लिखे, छोटे छोटे से नाटक लिखे, परंतु उनके नाटकों में स्थिरता है, उनके नाटकों में सूक्ष्मता है, उनके नाटक में प्रखर दृष्टिकोण है, उनकी दृष्टि बहुत दूर दूर तक गई है। भले राकेश जी ने छोटे छोटे नाटक लिखे परंतु दूरगाता थे, दूरदृष्टि थे। आप उनका देख लीजिए एक नाटक आषाढ़ का एक दिन, जिसमें मल्लिका अपनी प्रेमिका को छोड़कर चली जाती है, मल्लिका प्रेमी को छोड़ चले जाता है कालिदास। और भी नाटक है उनके, प्रिय गुंजरी,
जो पत्नी को अपनाता है, असंतुष्ट होकर फिर वो मल्लिका के पास लौटता है और फिर अंत में जब स्थिति ठीक नहीं बनती है फिर वापस चला जाता है। ऐसी लहरों के राजहंस देख लीजिए, उसमें सुंदरी नंद के प्रेयसी भी हैं और पत्नी भी, परंतु संतुष्टि वहाँ भी नहीं है, सामंजस्य वहाँ भी नहीं है। बुद्ध का आकर्षण जो है वो नंद को खींचता है और लेकिन उससे बंध नहीं पाता है। नंद फिर सुंदरी के पास वापस आ जाता है लेकिन दोबारा जाने के लिए हताश होता है। उसी प्रकार से इस आधे अधूरे नाटक में संपूर्णता की ओर और तलाश की ओर राकेश ने ये कार्य स्त्री को सौंपा है, लेकिन नतीजा यह भी है कि बाहर से भीतर तक सारी जो स्थिति हैं, सारे जो रिश्ते हैं वो टूट चुके हैं। कोई भी रिश्ता बचा नहीं है, सारे रिश्ते टूट गए, सारी स्थितियां उलझ गई हैं। हर व्यक्ति अधूरे नाटक का असंतुष्ट बना रहा है, असंतुष्ट हो गया है, बन क्या गया, असंतुष्ट हो गया है। कोई भी घर में रहना नहीं चाहता है, सब घर छोड़कर बाहर भागना चाहता है। कोशिश ये भी करते हैं लेकिन प्रत्यावर्तन के लिए सब विवश है। मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मुक्त होने ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि कोई झुक नहीं चाहता है। यही अभिशप्त नियति राकेश के पात्रों में है। यही नियति आज पारिवारिक विघटन का मूल कारण है। कोई झुकने नहीं चाहता, इतना ही, चाहे भीख मांगना पसंद कर लेगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। चाहे संपत्ति उसकी चली जाए लेकिन झुकेगा नहीं। पत्नी का चरित्र चला जाए परंतु झुकेगा नहीं। पति का चरित्र चला जाए परंतु झुकेगा नहीं। ये बड़ी अहम स्थिति पैदा हो गई है। यह स्थिति राकेश के आधे अधूरे नाटक में भी दिखाई देती है, बहुत घनन तरीके से दिखाई दे रही है उनके नाटक में। बहुत दूर तक साथ होने के कारण हम बड़े प्रभावी और अपने से लगते हैं, लेकिन कहीं जाता नहीं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति आधे अधूरे परिवार की भी है। एक नियतिवाद, एक निष्क्रिय हताशा को जन्म देती है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति इंसानी कोशिश और संघर्ष के तमाम रास्तों को बंद कर देता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? कहना क्या चाह रहा है कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति जो होती है, अगर जो दृढ़ इच्छा शक्ति उसने बना ली तो वह इंसान के कोशिश, जितना भी इंसान कोशिश करता है उसके तमाम रास्तों को वो बंद कर देता है, तमाम संघर्षों को बंद कर देता है। यदि उसकी विल पावर मजबूत है। दृढ़ इच्छा शक्ति को विल पावर, या विल पावर का मतलब दृढ़ इच्छा। यदि व्यक्ति का विल पावर बहुत मजबूत है, यदि वो अपनी विल पावर को बनाए रखता है तो परिवार में संयोजन भी कर सकता है, परिवार में समायोजन भी कर सकता है, एकल परिवार को संयुक्त परिवार के साथ भी रहना सिखा सकता है। लेकिन यदि उसका विल पावर कमजोर हो तो ये सारी की सारी स्थिति आधे अधूरे नाटक जैसी हो जाती है।